मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों का पुनः स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था पर। उसी के क्रम में हम अगले प्रश्नोत्तरी पर देखेंगे, अगले प्रश्न पत्र पर देखेंगे। तो अगले प्रश्न पत्र पर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची, किसकी राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 249 में क्या प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान किया गया कि संसद राज्य सूची के विषय पर अगर राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रीय हित का है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो यह ध्यान रखेंगे, यह राज्यसभा पर डिपेंड करता है। बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति, तो यहां पर गणपूर्ति जो शब्द दिया गया है, इसके लिए एक शब्द और प्रयोग हो सकता है, कोरम। जब भी किसी सदन में कोरम या गणपूर्ति की संख्या पूछी जाती है, तो यह संख्या उस सदन की कुल सदस्यों में से 1/10 का प्रावधान करती है। 1/10 सदस्य जो होते हैं वो कोरम या गणपूर्ति कहलाते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया, डी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, 6 अगस्त 1952 को। कहीं कहीं पर इसको एनडीसी दे दिया जाएगा, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन तो 6 अगस्त 1952 को किया गया। अगले प्रश्न पर हम लोग चल करके देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन रिपीट है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे आर्टिकल 249, पहले भी हो चुका। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? तो केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन जो किया गया है वो सरकारिया आयोग द्वारा किया गया। सरकारिया आयोग कब गठित किया गया? तो 1983 में गठित किया गया। और उसने क्या किया था, इसके अध्यक्ष RS सरकारिया थे, इसलिए इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग था, रणजीत सिंह सरकारिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति आयोग के स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श दिया गया था? स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श जो दिया गया था, एक अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। भी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, अशोक मेहता समिति। इसने क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव दिए थे। इस समिति ने वित्त आयोग स्थानीय स्तर पर गठित करने का सुझाव दिया था। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो पंचायतों का जो वर्णन किया गया है भाग 9 में किया गया है, आर्टिकल 243 से 243(7) तक। उसके बाद पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बताइए। तो यहां पर जो समितियों का क्रम पूछा जा रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो उनके गठन का वर्ष आपको ध्यान रखना है और उसी आधार पर यह बताना। तो सबसे पहले कौन सी समिति गठित की गई थी? BR मेहता। कौन सी? BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। तो यहां पर देखेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, सी ऑप्शन, जिसमें 3 दिया गया। और फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। फिर उसके बाद PV राव समिति का गठन किया गया और LM सिंघवी समिति का गठन उसके बाद एक और समिति था, PK थुंगन समिति का गठन किया गया था। तो यहां हमसे ये पूछे गए, तो पहले बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, फिर PV राव समिति और उसके बाद LM सिंघवी समिति। तो सी ऑप्शन सही होगा। पंचायत के सदस्यों द्वारा मनोनीत निर्वाचित होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो पंचायत के सदस्य द्वारा निर्वाचित किसके द्वारा? तो संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक मंडलों द्वारा। उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है और उसी निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में निम्नलिखित को समाहित किया गया। तो 73वें द्वारा भाग 9 को और 74वें द्वारा भाग 9A को, या 9 का और 9 का को। तो यहां पर ध्यान देंगे, भाग 9 और 9A या 9 का, ये 2 भाग जोड़े गए और भाग 9 पंचायतों से, 9 का नगर पालिकाओं से। यहां पर देखेंगे तो ये पंचायतों से संबंधित है भाग 9, और भाग 9 का में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया। नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया। अब इस पर अगर देखेंगे तो इनके संबंध में जो प्रावधान है ये तो भाग हो गए। अगर अनुसूचियों में देखेंगे तो इसके लिए 11वीं और इसके लिए 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। इसके लिए 12वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची का विषय है और ये 11वीं अनुसूची का विषय है। अगर और विषयों की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय और नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों का प्रावधान किया गया। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाग 9 पंचायतों, भाग 9 पंचायतें और अनुसूची 11 में पंचायतों के विषय में 29 विषयों का वर्णन किया गया और भाग 9 का में नगर पालिकाओं का अनुसूची 12 में और 18 विषयों का प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न पर जैसे हम लोग चलते हैं, तो अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में स्थानीय सुशासन के जनक
किसके रूप में जाना जाता है? तो स्थानीय सुशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। रिपन को देखेंगे तो 1880 से 84 तक इनका कार्यकाल रहता है। किसका? 1880 से 84 तक रिपन का काल। इन्हें भारत का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का उद्धारक के नाम से जाना जाता है। या एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है मॉडर्न इंडिया में कि रिपन को क्या कहा जाता है? भारत के विख्यात वायसराय, और करजन जो नाम दिया गया है ये भारत के कुख्यात वायसराय कहलाते। तो स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में आधुनिक भारत में किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगले प्रश्न पर, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति, जी.के.वी. राव समिति। तो यहां पर आपने देखा था सबसे पहले बी.आर. मेहता समिति तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है अशोक मेहता समिति, तो 3 के बाद 1, और फिर उसके बाद जी.वी.के. राव समिति, और उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति। तो ये बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। तो यहां पर आपको भाग बताना है। तो ये पूछा गया किसका शीर्षक है? पंचायतों का। तो भाग 9 में किसका संबंध है? पंचायतों का। तो यहाँ रिक्त स्थानों के स्थान पर या रिक्त स्थान पर हम भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं? पंचायतों के संबंध। नगर निगम के प्रधान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मेयर कहते हैं। नगर निगम का जो प्रधान होता है उसे मेयर कहते हैं। अब अगले प्रश्न पर अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पर तन लिखा गया है, इसको तन को 3 मान लीजिए। 3 परत वाली, ये ध्यान रखना, 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू होती है। तो जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है वहां त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में देखेंगे तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और जिले स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और जिले स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न पर चल करके देखते हैं तो फिर पूछा गया भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिकता प्रदान करता है? तो आप ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन, जो यहाँ 734 लिखा गया है, ये 4 नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस 4 की जगह 73वां है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? तो मध्यम स्तर की तो अभी हमने बताया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, जिले स्तर पर जिला पंचायत। तो यहाँ ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, ग्राम सभा। अब ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा, तो ये जो ब्लॉक स्तरीय समिति होती है इसको पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंचायत समिति। तो यहाँ सी ऑप्शन। इसे खंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? खंड पंचायत। इसे प्रखंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रखंड भी कहते हैं। और इसे तालुका भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसके लिए प्रयोग शब्द होता है ब्लॉक पंचायत। तो ये ध्यान रखेंगे, खंड, प्रखंड, तालुका या पंचायत समिति के नाम से मध्यवर्ती स्तर की पंचायत को जाना जाता है। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये आप भाग 4 में देखेंगे डीपीएसपी में, अनुच्छेद 40 राज्यों को पंचायत गठित करने के संबंध में निर्देश देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में आरक्षण विषय से संबंधित? तो यहां पर आर्टिकल 243 डी, या इसको हिंदी में करेंगे तो घा 243 डी या घा के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में ये प्रावधान अभी तक नहीं है। इसके संबंध में संसद में विधेयक लाया गया है, और अगर उसको कानूनी रूप या कानूनी अमली जामला पहनाया जाता है तो फिर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो सकता है। अगले प्रश्न पर चल करके देखते हैं हम लोग। तो पूछा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। और कारण में दे रहा, कारण आर में 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया, जो उनका अपेक्षित दर्जा था। तो यहाँ ए आर दोनों सही होंगे, ए ऑप्शन सही होगा, ए आर दोनों सही, आर एक की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो द्विसदनात्मक विधान परिषदें या द्विसदनात्मक विधानमंडल कुछ ही राज्यों में, जिनमें से कर्नाटक क्या है, 2 मंडलों वाला या 2 सदनों वाला विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है
पहचाने कि कौन सा स्थानीय सुशासन सरकार का कार्य नहीं। स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, कानून और व्यवस्था का रखरखाव, पेयजल प्रदान करना। तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर जो है कानून और व्यवस्था का रखरखाव, कानून और व्यवस्था का रखरखाव जो प्रावधान किया गया है, ये पंचायतों का स्थानीय सुशासन का विषय नहीं है, जबकि अन्य सारे विषय हैं। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ सरपंच के प्रति, ग्राम सभा के प्रति, क्षेत्र समिति के प्रति। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो 243 में क्या प्रावधान किया गया है? पंचायती राज प्रणाली, बी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, पंचायती राज प्रणाली के संबंध में भाग 9 में प्रावधान किया। पंचायत दंडा स्वरूप अधिकतम कितनी राशि तक जुर्माना लगा सकती? तो यहां पर ध्यान रखेंगे अधिकतम पूछा गया डी, और इनका जो जुर्माना लगाने का प्रावधान है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये 50 रुपए मिनिमम से लेकर के कहां तक 1000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं दीवानी और आपराधिक मामलों में। तो यहां पर ध्यान रखेंगे मिनिमम 50 रुपए और मैक्सिमम 1000 रुपए तक का जुर्माना या दंडा स्वरूप अधिकतम राशि तक का जुर्माना लगा सकते हैं। तो 1000 और मिनिमम 50। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।